गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे कृष्णा क्लासेस ऐप पर। इस ऐप में आपको क्लास 12th के लिए सभी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी और हम लोग क्या पढ़ेंगे, अकाउंट्स पढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़ेंगे, अकाउंट्स पढ़ेंगे। इस ऐप पर, कृष्णा क्लासेस के हमारे ऐप पर आपको बोर्ड एग्ज़ाम से संबंधित सभी विषयों को अच्छी तरीके से समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा और जो भी आवश्यक मटेरियल होगा, सामग्री होगा, आपको पीडीएफ के माध्यम से आपके व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा। तो हम लोग आज क्लास 12th के लिए लेसन 1 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, साझेदारी परिचय। क्या हम लोग स्टार्ट करेंगे? साझेदारी परिचय। तो शीघ्र ही आप लोग भी हमारे ऐप से जुड़ जाइए, हमारे ऐप से। और भी ऐसे बच्चे जो इस समय घरों पर रहकर पढ़ना चाहते हैं और बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, अच्छे से बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, ऐसे आपके जो भी मित्र हैं, जो भी आपके संपर्क में हैं, आप उन्हें हमारे बारे में बता सकते हैं, हमारे ऐप के बारे में बता सकते हैं। वो भी हमारे ऐप पर जाकर क्लास 12 के लिए जो भी है उसे देख सकते हैं। और अकाउंट्स के विषय में हम लोग आज क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम लोग का ये फर्स्ट क्लास है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, लेसन 1 है ये अकाउंट्स में, ये पढ़ना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। बोर्ड एग्ज़ाम में इसका थ्योरी भी आता है और न्यूमेरिकल भी आता है। देखिए, आप नाम इसका पढ़ रहे होंगे बच्चों, साझेदारी। चैप्टर का नाम है साझेदारी, इंग्लिश में क्या कहते हैं, पार्टनरशिप। कौन सा चैप्टर है ये? पार्टनरशिप। तो हम लोग को इसमें सबसे पहले सर्वप्रथम क्या पढ़ना है? साझेदारी का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। क्या होता है साझेदारी? बच्चों, आपको जानना होगा क्या होता है साझेदारी। तो व्यापार में कई प्रकार से संगठित होते हैं। व्यापार में कई प्रकार से संगठन होता है। तो कैसे, हम किस संगठन की बात कर रहे हैं? हम यहाँ व्यापार के मालिक के संगठन की बात कर रहे हैं, क्योंकि व्यापार में कई प्रकार से पूंजी लगाया जा सकता है। व्यापार में पूंजी कई प्रकार से लगाया जा सकता है। जैसे एक होता है हम लोग का एकाकी व्यापार। अगर हम पूंजी की बात करें और मालिक की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं? पूंजी की बात हो रही है और मालिक की बात हो रही है। तो यदि हम सर्वप्रथम व्यापार के स्वरूप को देखें, इसके संगठन को देखें, तो फर्स्ट हम लोग का जो होता है, आप लोग क्लास 11th में पढ़े भी होंगे कि फर्स्ट हम लोग का होता है एकाकी व्यापार। इसमें मालिक एक होता है और पूंजी वही एक व्यक्ति लगाता है जो कि व्यापार का मालिक होता है। एकाकी व्यापार अर्थात एक व्यक्ति मालिक होता है और वही एक व्यक्ति व्यापार में जितना भी पूंजी चाहिए होता है उसे लगाता है। कौन? वही एक मालिक जो कि व्यापार का मुख्य होता है। इसके अंडर में 2, 4, 5, 6 जितने भी कर्मचारी हों, श्रमिक हो, वो कार्य कर सकते हैं, लेकिन मालिक केवल एक ही होगा। बाकी कर्मचारियों को क्या होगा? बाकी कर्मचारियों को उन्हें वेतन दिया जाएगा। यदि मजदूर रखे गए हैं तो मजदूरों को मजदूरी दिया जाएगा। ठीक है बच्चों। लेकिन यदि हम एकाकी व्यापार में बात करें तो मालिक कितना होता है? एक होता है। यदि व्यापार में लाभ होता है तो कौन उसे लेगा? उसे एकाकी व्यापार का मालिक जो कि एक ही होता है वही लेगा। हानि होने पर कौन वहन करेगा? हानि को यही मालिक वहन करेगा। और पूंजी ये भी यही एक मालिक जो है लगाएगा। ठीक है बच्चों। तो इसी प्रकार हम लोग जानते हैं कि दूसरा क्या होता है? व्यापार के स्वरूप में साझेदारी होता है। दूसरा क्या होता है? साझेदारी। साझेदारी का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर आपको बात को समझना होगा। और साझेदारी के बाद एक होता है कंपनी। साझेदारी के बाद
किसकी बात होती है? कंपनी की बात होती है। देखिए कंपनी का तो आप लोगों ने सुना होगा कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लोग होते हैं। कंपनी में क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा लोग होते हैं। और व्यापारी जो है अगर एकाकी है तो एक व्यापारी, अगर साझेदारी है तो एक से अधिक होगा। एक से अधिक का क्या मतलब है? एक से अधिक का आशय है दो या दो से अधिक। एक से अधिक मतलब या तो दो हो, एक से अधिक मतलब या तो दो हो, दो मालिक हों, उस व्यापार में कितने मालिक हों? दो मालिक हो, या फिर दो से अधिक मालिक हों। लेकिन इसकी भी एक सीमा है। यदि उस सीमा से भी ज़्यादा मालिक हो जाते हैं, मालिकों की संख्या, व्यापार के मालिकों की संख्या यदि उस निश्चित तय की गई सीमा से अधिक हो जाए तो क्या होगा? तो वहाँ पर कंपनी का निर्माण करना पड़ेगा। वहाँ पर किसका निर्माण करना पड़ेगा? कंपनी का निर्माण करना पड़ेगा। हमें अपने व्यापार को पंजीकृत करवाना होगा कंपनी के रूप में। लेकिन ऐसा कब होगा और ऐसा किन्हें करवाना होगा? तो हमें अभी कंपनी के बारे में नहीं जानना है। बस हमें अभी ये जानना है कि अगर साझेदारी में, पार्टनरशिप में एक निश्चित तय की गई सीमा से ज़्यादा यदि हो जाए तब कंपनी होता है। लेकिन अभी हम लोग को केवल किसके बारे में जानना है? अभी हम लोग को साझेदारी के बारे में जानना है। बच्चों कंपनी के बारे में हम लोग आने वाले आगे जो चैप्टर हैं उनमें विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। आप बस इतना जानिए, एक व्यापार एकाकी व्यापार है तो एक मालिक, साझेदारी है तो दो मालिक या उससे अधिक मालिक, और उनकी संख्या अगर और बढ़ जाती है तो फिर वहाँ पर कंपनी का निर्माण किया जा सकता है। तो आइए हम लोग साझेदारी के परिचय पर आगे बात करते हैं। क्या होता है? देखिए साझेदारी में आप लोग जैसे देख रहे होंगे कि इसका कुछ विशेषता होता है। साझेदारी का अपना एक विशेषता होता है। यहाँ पर क्या आप देख रहे हैं? दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना, ये सबसे फर्स्ट कंडीशन है कि यहाँ पर जो मालिक हैं वो दो हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? मिनिमम दो। मिनिमम कितने होंगे? दो होंगे। क्योंकि बच्चों आप जान रहे होंगे एक व्यक्ति साझेदार नहीं हो सकता है। एक व्यक्ति साझेदार नहीं हो सकता है। यहाँ पर कम से कम कितने लोग होने चाहिए? दो व्यक्ति होने चाहिए। ठीक है। तो बच्चों आगे आने वाली क्लास में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि इनकी अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है या होती है। आगे आने वाले कक्षाओं में हम ये बात आपको बताएंगे कि इनकी अधिकतम संख्या कितनी होती है, किसकी? साझेदारी की। लेकिन अभी हम लोग क्या जानेंगे कि इनकी न्यूनतम संख्या दो होनी चाहिए। तो क्या लिखा है? दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना, ये इसका विशेषता है। किसका विशेषता है? ये साझेदारी की विशेषता है। बच्चों आगे आने वाली कक्षाओं में हम आपको साझेदारी की परिभाषा बताएंगे और वो परिभाषा होगा साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार। तो परिभाषा किसके अनुसार हम बताएंगे आप लोग को, लिखवा दिया जाएगा आप लोग को, और आवश्यक जो भी नोट्स होगा आपको PDF के माध्यम से भेज दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो उसकी आपको चिंता नहीं करनी है। अभी हम लोग एक बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। आज हम लोग का ये प्रथम क्लास है, फर्स्ट क्लास है, और यहाँ पर हम लोग जो है बेसिक जानकारी ले लेते हैं। दूसरा क्या कहता है? दूसरा है आपसी समझौता या अनुबंध। बच्चों ध्यान दीजिए, समझौता जो होता है वही अनुबंध होता है। अनुबंध की बात करें तो यही हम लोग का जो है समझौता है। परस्पर सहमति होनी चाहिए। साझेदारी के व्यापार के लिए सबसे आवश्यक जो तत्व है, सबसे आवश्यक तत्व है वो क्या है कि इन व्यक्तियों के मध्य परस्पर क्या होना चाहिए? इन व्यक्तियों के मध्य परस्पर सहमति होनी चाहिए, ऐच्छिक सहमति होनी चाहिए। वो सहमति आपस में ज़रूरी है। बच्चों ध्यान दीजिए, बिना सहमति के कोई भी दो व्यक्ति साझेदार नहीं हो सकते हैं। बिना सहमति के
कोई भी 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति या 4 व्यक्ति साझेदार नहीं हो सकते हैं। बच्चों ध्यान दीजिए, साझेदार यदि कोई बनता है तो इसका मतलब उन लोगों के बीच, उन व्यक्तियों के बीच क्या होना चाहिए, उन लोगों के बीच सहमति होना बहुत ही ज़रूरी है। ये एक आवश्यक तत्व है। कैसा तत्व है? ये आवश्यक है। और आप देखिए आपसी उनके मध्य, आपसी मतलब उनके मध्य समझौता या अनुबंध होना चाहिए। बच्चों ध्यान दीजिए, ये अनुबंध भी 2 प्रकार से हो सकता है। ये अनुबंध भी 2 प्रकार से हो सकता है। एक हो सकता है लिखित और दूसरा मौखिक। यदि हमें ऐसा लगता है या यदि साझेदारों को ऐसा लगता है कि उन्हें लिखित अनुबंध रखने की आवश्यकता नहीं है, यदि साझेदारों को ऐसा लगता है कि उन्हें लिखित अनुबंध रखने की आवश्यकता नहीं है, तो वे केवल आपस में बातचीत के माध्यम से साझेदारी व्यापार चला सकते हैं। आपस में बातचीत के माध्यम से साझेदारी व्यापार चला सकते हैं। तो वहाँ पर साझेदारी व्यापार जो है वो मौखिक होगा। वहाँ पर साझेदारी व्यापार कैसा होगा? मौखिक। मौखिक होने का तात्पर्य उनके बीच, उन साझेदारों के बीच कोई भी शर्त या कोई भी नियम ऐसा नहीं है जिसे लिखा गया हो। कोई भी शर्त या नियम वे साझेदार आपस में नहीं लिखे हैं। वे केवल सामान्य रूप से व्यापार कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ व्यवहार कर रहे हैं। मौखिक साझेदारी है, कोई भी लिखित प्रलेख नहीं रखा गया। लेकिन बच्चों ध्यान दीजिए, जब ये साझेदार, जब इन्हें ऐसा लगता है कि व्यापार में मौखिक रूप से कार्य करना मुश्किल है, तो वो क्या करेंगे? यदि उन्हें ऐसा लगता है कि मौखिक रूप से उन्हें कार्य करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आप जानते हो बच्चों कि हर कार्य, हर व्यापार में एक नियम होना आवश्यक है। एक नियम होना आवश्यक है। कई नियम होते हैं। तो जब ऐसा हो तो हम क्या करते हैं? लिखित अनुबंध करते हैं। कैसा अनुबंध करते हैं? लिखित अनुबंध। तो ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब हम बड़े स्तर पर साझेदारी व्यापार कर रहे हों और हम ये चाहते हैं कि भविष्य में किसी भी छोटे बात पर साझेदारों के बीच आपस में कोई विवाद न उत्पन्न हो। कोई भी विवाद भविष्य में न उत्पन्न हो और हमारा साझेदारी लंबे समय तक चले। हमारा साझेदारी जो है लंबे समय तक चले, तो हम अनुबंध लिखित रखते हैं। अनुबंध लिखित रखते हैं। बच्चों ध्यान दीजिए, अनुबंध को यदि आप मौखिक करते हैं तो वो एक समय के बाद भूल जाते हैं लोग। अनुबंध यदि मौखिक रखा जाए तो क्या होगा? आप जानते हैं बच्चों, यदि किसी चीज़ को लिख लिया जाए तो वो बहुत ही लंबे समय तक चलता है, और यदि आप उसे लिखे नहीं हैं तो कुछ समय के बाद क्या होता है? लोग उसे भूल जाते हैं। और भूलने की दशा में क्या हो सकता है? किसकी संभावना है? वहाँ पर विवाद उत्पन्न होने की संभावना हो सकती है। साझेदारों के मध्य विवाद होने की संभावना हो सकती है। लेकिन यदि आपको लगे, आप मौखिक भी रख सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि लिखित रखना है तो आप ये अनुबंध लिखित भी रख सकते हैं। तो ये साझेदारों के ऊपर निर्भर करता है। फर्स्ट क्या था? 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना। दूसरा क्या था? आपसी समझौता या अनुबंध का होना। ये लिखित भी हो सकता है या मौखिक भी हो सकता है। तीसरा बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको बता दिया जाए कि एक साझेदारी का व्यापार तभी संभव है, एक साझेदारी का व्यापार तभी संभव है जब कोई कारोबार हो। साझेदारी कब संभव है? जब कोई कारोबार हो, कोई व्यापार हो। कारोबार से आशय व्यापार से है। कारोबार से आशय किससे है? व्यापार से है। और ये व्यापार कैसा होना चाहिए? वैध होना चाहिए। ये व्यापार कैसा होना चाहिए? कारोबार
ये वैध अर्थात वैधानिक होना चाहिए, ये अवैध व्यापार नहीं होना चाहिए। क्योंकि बच्चों ध्यान दीजिए, यदि कोई भी कार्य, यदि कोई भी व्यवहार, कोई भी व्यापार यदि अवैध हो जाता है तो उसे हम साझेदारी के अंतर्गत शामिल नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों, तो कारोबार होना बहुत ही आवश्यक है। यदि केवल ऐसा है कि आप एक एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर समझिए कि केवल दो व्यक्ति आपस में कहीं खड़े हैं, केवल किसी स्थान पर दो व्यक्ति आपस में खड़े हैं, तो क्या होगा? क्या वो साझेदार हो जाएंगे? केवल दो व्यक्ति खड़े हैं, किसी स्कूल में दो दोस्त या तीन दोस्त आपस में खड़े हैं, तो क्या आप उन्हें कहेंगे कि ये तीनों साझेदार हैं आपके स्कूल में? नहीं, वहाँ पर आप उन्हें साझेदार नहीं कहेंगे। अच्छा, ये देखिए आपसी समझौता या अनुबंध, यदि दो तीन आपके स्कूल में, उदाहरण यदि हम लेते हैं कि आपके स्कूल में दो या तीन बच्चे आपस में कोई समझौता कर ले, तो क्या आप कहोगे ये तीनों जो है साझेदार हो गए हैं? नहीं बच्चों, उसके लिए इन सभी चीज़ों का होना आवश्यक है। तो तीसरा आप देख रहे हैं कारोबार का होना आवश्यक है। तीसरा क्या है? कारोबार का होना। तो यहाँ पर आप क्या समझ रहे हो कि साझेदारी तभी होगा जब उनके मध्य एक व्यापार होगा, कारोबार होगा। वैसे भी हम ये अच्छे से जानते हैं, आप लोग बच्चों ये जानते हैं कि ये हम जो पढ़ रहे हैं ये व्यापार के ही स्वरूप हैं। एकाकी व्यापार, साझेदारी व्यापार और कंपनी, ये व्यापार के ही स्वरूप हैं। चौथा, अब हम लोग किसकी बात करेंगे? फोर्थ वाले की बात करेंगे, लाभ कमाने का उद्देश्य। बच्चों ध्यान दीजिए, यदि ऐसा हो कि हम कोई कार्य कर रहे हैं, यदि हम कोई कार्य कर रहे हैं लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, हमारा मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना न हो सकता है परोपकार की भावना से हम कोई कार्य कर रहे हैं। संभव है ऐसा कि हम दो चार लोग जो हैं मिल गए हों और समाज सेवा करना शुरू कर दिए हों, तो क्या जो दो चार लोग आपस में मिले हैं जो समाज सेवा कर रहे हैं, क्या वे साझेदार कहलाएंगे? नहीं बच्चों ध्यान दीजिए, वो साझेदार नहीं होंगे। आप समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं और समाज सेवा कोई व्यापार नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि आप व्यापार करें और साझेदारी का कार्य करें तो आपका उद्देश्य होना चाहिए और वो उद्देश्य है लाभ कमाना। चौथा बच्चों हमने लिखा है लाभ कमाने का उद्देश्य। और हानि भी हो सकता है। देखिए व्यापार में जैसे लाभ होता है उसी प्रकार से हानि भी हो सकता है। तो हानि के लिए आप जानते हैं कि हानि कौन वहन करेगा? हानि मालिक वहन करता है। एकाकी व्यापार में हानि कौन वहन करता है? केवल एक मालिक जो है एकाकी व्यापार में हानि को वहन करता है। परंतु बच्चों ध्यान दीजिए, यदि साझेदारी का व्यापार है तो वहाँ पर जितने भी साझेदार हैं, साझेदारी का व्यापार है तो वहाँ पर जितने भी साझेदार हैं उन्हें आपस में समझौते के अनुसार हानि को वहन करना पड़ेगा। उन्हें हानि को क्या करना पड़ेगा? वहन करना पड़ेगा। लेकिन कब? जब हानि हो। लेकिन हानि उद्देश्य नहीं होता है। हानि हो सकता है, हानि हो सकता है, लेकिन हमारा ये उद्देश्य नहीं है कि हम हानि करें। हमारा उद्देश्य किसी भी व्यापार का उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना होता है। ये और बात है, ये अलग बात है कि हानि हो जाए, लेकिन ऐसा कोई चाहता नहीं है कि हानि हो। मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाने का उद्देश्य। आवश्यक है, ये तत्व है किसका? साझेदारी का। जब ये सभी चीज़ें होंगी तभी साझेदारी माना जाएगा, अन्यथा साझेदारी नहीं होगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। पाँचवा यदि आप लोग को दिख रहा होगा तो क्या लिखा है? लाभों का बंटवारा। तो बच्चों ध्यान दीजिए, साझेदारी का व्यापार है और यदि कोई लाभ होता है हमारे व्यापार से तो उन्हें जो भी साझेदार हैं,
जो भी साझेदार हैं उन्हें क्या करना होगा, उन्हें उस लाभ को बांटना होगा। जो भी साझेदार हैं उन्हें क्या करना होगा, लाभ को आपस में बांटना होगा। ये लाभों का बंटवारा किसके बीच होगा, साझेदारों के बीच होगा। लाभों का बंटवारा किसके बीच होगा, साझेदारों के बीच होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोग को। लाभों का बंटवारा किसके बीच होता है, साझेदार के बीच होता है। यहाँ पर 5वां हो गया। अब उसके बाद हम लोग छठे की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या है, असीमित दायित्व। छठवां क्या है, असीमित दायित्व। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, दायित्व जो होता है, दायित्व की बात करें, दायित्व अर्थात देना है, किसी को कुछ देना है। और यदि ये दायित्व असीमित है, दायित्व अर्थात देना बाकी है, ये लायबिलिटी है। और यदि वो असीमित है तो असीमित दायित्व क्या होता है, असीमित दायित्व ये होता है कि यदि व्यापार में कोई दायित्व है, कोई ऋण लिया गया है, व्यापार में कोई ऋण लिया गया है, तो उसे जब वापस करने का समय होगा, उस ऋण को जब वापस करने का समय होगा, तो ये ऋण की वापसी इन सभी साझेदारों से की जाएगी। जितने भी साझेदार हैं वो सभी साझेदार क्या करेंगे, उस ऋण की वापसी करेंगे और वो करने के लिए बाध्य हैं। यदि व्यापार में पर्याप्त संपत्ति नहीं है, पर्याप्त पैसा व्यापार में नहीं है जिससे वो अपने ऋण का भुगतान कर सकें, जिससे वे अपने दायित्व का भुगतान कर सकें, यदि पर्याप्त नहीं है व्यापार में, यदि व्यापार में पर्याप्त पैसा नहीं है दायित्व भुगतान करने के लिए, तो क्या किया जाएगा, ऐसी दशा में जो भी साझेदार हैं वो अपने घर से, समझ रहे बच्चों, वो अपने घर से पैसा लेकर आएंगे। घर से जितने भी पैसे की आवश्यकता होगी उस दायित्व को चुकाने के लिए वो घर से लेकर आएंगे। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए, व्यापार में ऋण लिया जाता है ताकि व्यापार आगे बढ़ाया जा सके, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि व्यापार में ऋण इतना ज़्यादा हो जाता है जिसे वापस कर पाना, चुकाना संभव नहीं हो पाता है, और ऐसी दशा में व्यापार की संपत्तियों को बेचना पड़ता है। लेकिन हमने क्या कहा, दायित्व तो ज़्यादा हो गया है और संपत्ति क्या हो चुका है, कम हो चुका है। तो जब व्यापार की संपत्तियों को बेचा जा रहा है और ऐसी दशा में भी दायित्वों का पूर्ण रूप से भुगतान नहीं हो पा रहा है, तब क्या होगा, तब लेनदारों को अधिकार है, लेनदारों को, ऋणदाता लोगों को अधिकार है कि वे व्यापार के जो साझेदार हैं, तो व्यापार के जो साझेदार है वो उनसे उनके निजी संपत्ति में से पैसा लें। व्यापार के जो साझेदार हैं उनके निजी संपत्ति में से अपना पैसा वसूल करने का अधिकार होता है लेनदारों को, ऋणदाताओं को। वे ऋणदाता लोग उन साझेदारों के निजी संपत्ति को बेचकर अपना पैसा वसूल सकते हैं। लेकिन ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा जब हमारा दायित्व असीमित हो। हमारा दायित्व असीमित होगा तब साझेदारों की निजी संपत्ति से भी पैसा वसूल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोग को। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, तो साझेदारी के लिए क्या आवश्यक तत्व हैं। आज हम लोगों ने क्या देखा, साझेदारी में कौन से आवश्यक तत्व हैं। आपको जानकारी के लिए एक बेसिक बात बता देते हैं कि ये जो है साझेदारी के लिए एक अधिनियम आता है, वो अधिनियम है साझेदारी
अधिनियम 1932। इसका पूरा नाम क्या है? भारतीय साझेदारी, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। तो बच्चों ध्यान दीजिए, ये जो अधिनियम है इसमें साझेदारी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जितने भी हैं बातें, जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो इस अधिनियम में लिखा गया है, वो इसमें शामिल है। ये अधिनियम कब बना रहा? ये अधिनियम 1932 में बना था। पूरा नाम क्या है इसका बच्चों? भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। क्यों? क्योंकि ये 1932 में बनकर तैयार हुआ था। तो साझेदारी से संबंधित कौन कौन सी बातें इसमें हैं? इसमें साझेदारी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कि सबसे पहले तो इसमें साझेदारी की परिभाषा दी गई है। साझेदारी की परिभाषा के बाद फिर साझेदारी के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं और क्या होता है इसमें शामिल इस अधिनियम में। उसमें लिखित अनुबंध क्या क्या होता है ये शामिल होता है, जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग क्या कहते हैं? साझेदारी संलेख कहते हैं, जो कि हम लोग बच्चों आगे की क्लास में जानेंगे। क्या जानेंगे? साझेदारी संलेख। ठीक है, आगे की क्लास में हम लोग क्या जानेंगे? साझेदारी संलेख क्या होता है, साझेदारी संलेख के लिए कौन कौन से नियम हैं, इसमें कौन कौन सी बातों को शामिल किया जाता है, ये भी हम लोग जानेंगे। और क्या जानना है? परिभाषा जानना है साझेदारी का, और इसकी विशेषता लक्षण क्या क्या हैं, इसके जो नियम हैं उन सभी चीज़ों को जानेंगे। आज हम लोगों ने आज की कक्षा में क्या जाना है? आज की कक्षा में हम लोगों ने बच्चों साझेदारी के लिए क्या आवश्यक चीज़ें हैं, कौन से तत्व हैं साझेदारी का, ये हम लोगों ने आज देखा है। क्या देखा है? एक बार रिवीजन कर लिया जाए। फर्स्ट क्या था? 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना। सेकेंड क्या था? आपसी समझौता होना। ये लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, रिवीजन एक बार करवा दे रहे हैं अभी आप लोग का जो आज हम लोग पढ़े हैं। थर्ड क्या पढ़े हैं? कारोबार का होना, अर्थात किसी व्यापार का होना आवश्यक है। चौथा बच्चों हम लोग क्या पढ़े हैं आज? चौथा है लाभ कमाने का उद्देश्य। चौथा क्या है? लाभ कमाने का उद्देश्य, अर्थात हमारा उद्देश्य होना चाहिए लाभ कमाना। पांचवा क्या है? लाभों का बंटवारा। लाभों का बंटवारा, तो लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकता है। लाभ होगा वो भी साझेदार वहन करेंगे, हानि होगा वो भी साझेदारों को वहन करना होगा। छठवां क्या है? असीमित दायित्व, अर्थात यदि किसी दायित्व का भुगतान करना है तो साझेदार जो भी होंगे उनके निजी संपत्ति से भी पैसा वसूल किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में हम लोगों ने ये जाना है, और आगे आने वाली कक्षाओं में जो है विस्तृत रूप से बात किया जाएगा साझेदारी संलेख क्या होता है, इसका नियम क्या है, इसमें कौन कौन सी बातें शामिल होती हैं, साझेदारी की परिभाषा क्या है, क्या होता है भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों ये सभी, क्योंकि हम कौन से क्लास की बात कर रहे हैं? क्लास 12th की बात कर रहे हैं। बोर्ड एग्ज़ाम में आपका ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, और ये आप देख रहे हो लेसन 1 है। जब आपका बेसिक क्लियर होगा, तभी आप आगे के चैप्टर को अच्छे से कर पाएंगे। तो जो भी आप लोग को डाउट यदि होता है तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। यदि आपको कोई नोट्स चाहिए तो आपको PDF के द्वारा दे दिया जाएगा। हमारे कृष्णा क्लासेस ऐप पर सभी चीज़ें उपलब्ध हैं। ठीक है बच्चों, हमारे ऐप पर आप भी इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, और भी आपके जो मित्र लोग हैं जिनका आप सहयोग करना चाहते हैं, क्योंकि बच्चों देखिए आप जितने अधिक से अधिक लोगों का सहयोग करेंगे, जितने अधिक से अधिक लोगों का इस समय सहयोग करेंगे, तो वो भी हो सकता है कभी न कभी आपका सहयोग करें। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए।
आप यदि किसी मित्र का सहयोग करते हैं तो भविष्य में वो भी आपका सहयोग करेगा। तो पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है जो आप जितना अधिक करेंगे उतना आपके ज्ञान में वृद्धि में सहायक है। आप ज्ञान बांटेंगे तो आपका ज्ञान घटेगा नहीं, बढ़ेगा। यदि आप ज्ञान को बांटेंगे तो आपका ज्ञान क्या होगा, बढ़ता ही जाएगा। यदि आप किसी का सहयोग करते हैं तो कभी न कभी वो आपको ही फल देगा, आपको ही फल देगा, आपको लाभ होगा। तो आप जानते हैं बच्चों यहाँ पर कि इस समय कक्षाएं जो हैं वो वास्तविक रूप से नहीं संभव है। क्या कारण है उसका वो तो आप जान ही रहे हैं। तो इस समय यही हो सकता है कि आप ऑनलाइन जितना भी पढ़ सकें पढ़ने की कोशिश कीजिए, ताकि बोर्ड एग्ज़ाम में आपको कोई भी दिक्कत न हो। तो इसी के साथ आज की क्लास को संपन्न करते हैं। थैंक्स।